सुकेतु ने एक बार अपने आप को आईने में देखा। सब कुछ सही था, लेकिन वह कुछ नर्वस फील कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मुग्धा से ये उसकी पहली मुलाकात थी। वो दोनों एक दूसरे को पिछले 6 महीने से जानते थे। इस बीच कई बार मिल भी चुके थे, आपस में एक दूसरे से खुले हुए थे। किंतु आज की मुलाकात कुछ खास थी। उसने आज मुग्धा से अपने दिल की बात कहने का फैसला लिया था। इसी कारण से थोड़ा नर्वस था। जब से मुग्धा उसके जीवन में आई थी, उसकी दुनिया ही बदल गई थी। अपनी पत्नी सुहासिनी की मृत्यु का उसे गहरा सदमा लगा था। पत्नी की मृत्यु के बाद से सुकेतु बहुत उदास रहने लगा था। सुहासिनी के साथ जीवन का सफर शुरू किए हुए अभी 2 साल ही हुए थे कि मृत्यु के क्रूर हाथों ने उसे सुकेतु से छीन लिया। जीवन के सफर में वह अकेला रह गया। बिना हम सफर के उसके लिए ये सफर एकदम बेरंग और बोझिल हो गया था। उसने अपने आप को समेटकर एक दायरे में बंद कर दिया था। उसके आसपास के लोग उसकी इस दशा से बहुत परेशान थे। कितना प्रयास किया था उसकी माँ ने कि वह दोबारा घर बसा ले, किंतु वह दोबारा जीवन शुरू करने को तैयार ही नहीं था। सुकेतु प्रारंभ से ही कुछ रिजर्व नेचर का था, किंतु पत्नी की मृत्यु के बाद वह और भी चुप रहने लगा था। कुछ गिने चुने लोगों को ही उसके जीवन में प्रवेश की अनुमति थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उनके लिए भी उसके मन की बात जान पाना कठिन हो गया था। उसके गिने चुने दोस्तों की लिस्ट में एक मेघा ही थी, जिससे अक्सर वह अपने दिल की बात कर लिया करता था। मेघा के घर पर ही वह मुग्धा से मिला था। मेघा के घर पर लंच पार्टी थी। वह सबसे अलग बगीचे में खड़ा फूलों को निहार रहा था। इनसे मिलो, ये है मुग्धा, मेघा ने उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। सुकेतु ने नजरें उठाकर देखा। हल्के रंग की सलवार कमीज पहने एक सांवली लड़की सामने खड़ी थी। उसकी सादगी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। फूल अपनी छोटी सी जिंदगी में भी लोगों को कितना सुख दे जाते हैं। मुझे भी फूल बहुत पसंद हैं, मुग्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी इस बात में जो गहराई थी, उससे सुकेतु बहुत प्रभावित हुआ। दोनों बगीचे में बैठकर बातें करने लगे। मुग्धा बहुत खुली सोच की सुलझी हुई लड़की थी। सुकेतु उससे पहली बार मिल रहा था, किंतु वह उसके साथ बहुत सहज महसूस कर रहा था। उसके व्यक्तित्व में एक ठहराव था जो उसके अपने व्यक्तित्व से मेल खाता था। मुग्धा एक कंपनी में फाइनेंस विभाग में काम कर रही थी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से खुल गए थे। चलते समय मुग्धा ने उसे अपना नंबर भी दे दिया। घर आकर वह मुग्धा के बारे में ही सोचता रहा। मुग्धा की सादगी, उसकी सोच की गहराई, इन सब ने पहली ही मुलाकात में उसके दिल पर असर किया था। सुहासिनी के जाने के बाद पहली बार उसे लगा जैसे उसके जीवन में किसी की जरूरत है। वह मुग्धा से और जान पहचान बढ़ाना चाहता था। कई बार उसने मुग्धा का नंबर मिलाना चाहा, किंतु संकोच बस मिला नहीं पाया। 4 दिनों तक उसके मन में यही ऊहापोह रही कि वह मुग्धा को फोन करे कि नहीं। आखिरकार 5वें दिन उसने मन में पक्का फैसला कर मुग्धा का नंबर मिलाया। हेलो, मैं सुकेतु। याद है हम मेघा के घर पर मिले थे? बिल्कुल याद है, आप सुकेतु हैं। उस दिन आपसे इतनी सारी बातें हुई थी। क्या हम फिर मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, इस संडे की शाम को मिलते हैं। संडे की शाम को ठीक रहेगा। कहाँ मिलें? मेघा के घर के पास जो कैफे है, वह कैसा रहेगा? जी ठीक रहेगा, तो संडे को मिलते हैं। सुकेतु संडे की शाम का इंतजार करने लगा। पहली मुलाकात के बाद तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। हर मुलाकात के बाद सुकेतु का मन और भी पक्का हो जाता कि मुग्धा ही उसके जीवन के खालीपन को भर सकती है। उसे ऐसा लगता था कि मुग्धा भी उसकी तरफ वही आकर्षण महसूस करती है जो वह उसके लिए करता है, किंतु वह इस मामले में पहल करने में संकोच कर रही है। अतः इस मामले में उसे ही पहल करनी पड़ेगी। अपने आप को पूरी तरह तैयार करने के बाद उसने आज की मुलाकात तय की थी। वो दोनों अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में मिले। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में मुग्धा के चेहरे पर अलग ही आभा दिखाई पड़ रही थी। मुग्धा उसे आज कुछ अधिक आकर्षक लग रही थी। सुकेतु पूरे आत्मविश्वास के साथ मुग्धा से बोला, मेरी पत्नी सुहासिनी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। माँ ने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा घर बसा लूं, किंतु मेरा मन इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे महसूस होने लगा है कि वो तुम ही हो जो मेरे जीवन में खुशियां ला सकती हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का उजाला बनोगी? अपनी बात कहकर सुकेतु मुग्धा के जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर मुग्धा खामोश हो गई। उसकी इस खामोशी ने सुकेतु के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। क्या हुआ मुग्धा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ और क्षणों तक चुप रहने के बाद मुग्धा ने कहा, सुकेतु,
पिछले कई महीनों से हम मिल रहे हैं। तुम्हारे रूप में मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिला। मैं तुम्हारे साथ खुलकर बातें करने लगी। इस बीच मैंने अपने प्रति तुम्हारे आकर्षण को महसूस भी किया। दरअसल मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। कहते हुए मुग्धा कुछ पलों के लिए रुकी, अपने मन के भावों को व्यवस्थित कर फिर बोली, सुकेतु, तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलना किसी भी लड़की के लिए सौभाग्य की बात होगी, पर मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी हमसफर नहीं बन सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सुकेतु गंभीर हो गया। तुम मेरी हमसफर क्यों नहीं बन सकती हो? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मुग्धा की ये बात सुनकर सुकेतु चौंक गया। इतने दिनों में मुग्धा ने ये बात कभी नहीं बताई थी। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने इतने दिनों से ये बात तुमसे क्यों छिपाई? सुकेतु चुप रहा। वो इसलिए क्योंकि मैं डरती थी कि तुम्हारे जैसा दोस्त कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। मैं जिस मनोदशा से गुजर रही थी, मुझे एक दोस्त की सख्त जरूरत थी। उस दिन मेघा की लंच पार्टी में तुम मिल गए। तुमसे बात करके लगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, इसलिए मैंने पहली मुलाकात में ही अपना नंबर दे दिया। सुकेतु मुग्धा की बात सुन रहा था। वह आगे बोली, पहली मुलाकात के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त बन सकते हो। जब भी मैं तुमसे मिलती थी, ये यकीन और भी पक्का हो जाता था। साथ ही साथ ये डर भी बढ़ता जाता था कि कहीं मैं तुम जैसे दोस्त को खो ना बैठूं। मुग्धा कुछ पलों के लिए रुकी, एक बार सुकेतु की तरफ देखा। वह शांत भाव से मुग्धा की बात सुन रहा था। इस बीच मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कई बार मैंने चाहा कि तुमको सारी बात सच सच बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर आज जब तुमने मिलने के लिए बुलाया तो मैं समझ गई थी कि तुम क्या चाहते हो। मैं भी आज सब कुछ सच बता देने के इरादे से ही आई थी। अपनी बात कहकर मुग्धा चुप हो गई। सुकेतु भी सोच में डूबा था। कुछ पलों तक दोनों के बीच मौन पसरा रहा। मुग्धा की सच्चाई जानकर सुकेतु के मन में हलचल मच गई थी। कई तरह के सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उसने गंभीर स्वर में मुग्धा से कहा, तुम अगर मेरी भावनाओं से परिचित थी तो तुमने पहले ही इस रिश्ते को आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोक दिया? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी, या कोई और बात थी? ये बढ़ने से क्यों नहीं रोक दिया? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी, या कोई और बात थी? सुकेतु के इस सवाल से मुग्धा ऐसे सकपका गई जैसे कि उसकी चोरी पकड़ गई हो। खुद को संभाल कर बोली, दरअसल मैं भी तुमको चाहती हूँ। सुकेतु पहले ही उसके मन की बात जान चुका था। वह बोला, ये तो मैं पहले ही जानता था, तभी तो आज तुमसे अपने प्रेम का इजहार करने आया था, पर मुझे तुम्हारे विवाहित होने के बारे में नहीं पता था। सुकेतु ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। पर मुग्धा, पति होते हुए भी तुम मुझे चाहती हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे सारी बात सच सच बताओ। मुग्धा ने आसपास नजरें दौड़ाकर कहा, सब बताऊंगी, पर यहाँ नहीं, मेरे साथ मेरे घर चलो। मुग्धा जिसके साथ फ्लैट शेयर करती थी, वह 2-3 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। मुग्धा सुकेतु को लेकर अपने घर आ गई। यहाँ वह निसंकोच अपनी आप भी थी, सुकेतु को बता सकती थी। सुकेतु भी सब जानने को उत्सुक था कि यदि मुग्धा का पति जीवित है तो वह यहाँ अकेली क्यों रहती है, वह कभी उससे मिलने क्यों नहीं आता। उन दोनों के रिश्ते में वह कौन सी दरार है जिसके कारण मुग्धा उसके होते हुए भी उसे चाहती है। मुग्धा को भी सुकेतु के मन में उठ रहे सवालों का अंदाजा था। वह बस सोच ही रही थी कि अपनी कहानी कहाँ से शुरू करे। बहुत सोचने के बाद उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। एमबीए करने के बाद मुग्धा को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। वह बहुत खुश थी, अपने जॉब और दोस्तों में मस्त थी। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि अब तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, यही सही समय है कि वह अपने विवाह के बारे में सोचे। वह उस पर जोर डाल रहे थे कि यदि उसने किसी को चुन रखा हो तो उन लोगों को बता दे, यदि कोई नहीं है तो उन्हें अपनी पसंद बता दे, वह उसके अनुसार उसके लिए लड़का ढूंढ लेंगे। मुग्धा ने अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था, अतः उसने अपना जीवन साथी चुनने का फैसला मम्मी पापा पर छोड़ दिया। उसके मम्मी पापा ने सौरभ के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। सौरभ अपने पिता तथा बड़े भाई के साथ अपना रियल एस्टेट बिजनेस संभालता था। मुग्धा के मम्मी पापा चाहते थे कि शादी के पहले वह सौरभ को जान ले। शादी से पहले जो 1-2 मुलाकातें हुई, उसमें सौरभ उसे एक भला इंसान लगा। दोनों की शादी हो गई। सौरभ के घर आने के बाद कुछ दिन तो रस्मों रिवाज निभाने में बीत गए। उन लोगों को आपस में मिलने का समय कम ही मिल पाया। लेकिन जब सारी रस्में समाप्त हो गईं, तब मुग्धा और सौरभ एक दूसरे के नजदीक आने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे। सब ठीक चल रहा था। दोनों अपने हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे।
पर बिजनेस में कुछ समस्या आ जाने के कारण दोनों अपने हनीमून पर नहीं जा सके। बिजनेस की समस्या दूर हो जाने के बाद परिवार के एक करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। टलते टलते आखिरकार शादी के 8 महीने के बाद दोनों 1 महीने की छुट्टी मनाने एक छोटे से हिल स्टेशन पर गए। एक हिल स्टेशन सौरभ को बहुत पसंद था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, पर लोगों की भीड़ कम होती थी। सौरभ ने यहाँ एक कॉटेज किराए पर ले लिया था। वहां पहुंचकर मुग्धा और सौरभ दोनों ही बहुत खुश थे। बहुत इंतजार के बाद उन्हें एक दूसरे को सही तरह से जानने का मौका मिला था। वहां साथ में बिताया हर लम्हा उन्हें और अधिक नजदीक ला रहा था। कुदरत की सुंदरता के बीच दोनों एक दूसरे के साथ का मजा लेते थे। दर्शनीय स्थलों पर घूमने जाते थे। उनके कॉटेज के पास ही एक और बंगाली जोड़ा रह रहा था। उनके साथ मुग्धा और सौरभ की दोस्ती हो गई। उनके साथ भी दोनों अच्छा वक्त बिताते थे। सौरभ ने यहाँ एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था। मुग्धा और सौरभ अक्सर अपनी शाम वहीं बिताते थे। इस रेस्टोरेंट ने लव इज इन द एयर नाइट का आयोजन किया था। मुग्धा और सौरभ ने भी इस इवेंट में भाग लिया। वहां से लौटने में बहुत देर हो गई थी। सुबह जब मुग्धा की आंख खुली तो उसे थकावट महसूस हो रही थी। वह कुछ और देर सोना चाहती थी, जबकि सौरभ रोज की तरह उसके साथ वॉक पर जाना चाहता था। मुग्धा ने उसे बताया कि आज वॉक पर जाने का उसका मन नहीं है, वह अकेले ही वॉक पर चला जाए। सौरभ उसे आराम करने के लिए छोड़कर वॉक पर चला गया। जब मुग्धा की नींद खुली तो उसने देखा कि 9 बज गए हैं। अब तक तो सौरभ लौट आया होगा। ये सोचकर वह नीचे आई। उसने हॉल, किचन, गार्डन सब जगह देखा, पर सौरभ कहीं नहीं था। मुग्धा ने फौरन सौरभ को फोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। मुग्धा घबरा गई, कहीं वह मिस्टर और मिसेस चटर्जी के पास ना हो। ये सोचकर वह उनके कॉटेज पर पहुंची। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने सुबह उसे अकेले वॉक पर जाते तो देखा था, पर वह यहाँ नहीं आया। ये सुनकर मुग्धा रोने लगी। मिसेस चटर्जी ने उसे तसल्ली दी। दोनों पति पत्नी उसके साथ सौरभ को ढूंढने के लिए तैयार हो गए। तीनों रास्ते में सौरभ के बारे में लोगों से पूछ रहे थे। किसी को भी सौरभ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुग्धा ने उस चाय वाले से भी बात की, जहां वॉक से लौटते समय दोनों चाय पीते थे। उसने बताया कि आज सौरभ चाय पीने तो आया था, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। सब तरफ से मायूस होकर तीनों लोग पुलिस के पास गए। मुग्धा ने घर फोन कर उन लोगों को सारी बात बताई। सब लोग बहुत परेशान हो गए। जल्द ही सौरभ के घर वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल कर पुलिस पर सौरभ को ढूंढने के लिए जोर डलवाया। पुलिस ने भी सौरभ को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगाया, पर उनके हाथ एक भी ऐसा सूत्र नहीं लगा जिससे सौरभ के बारे में कोई सुराग मिल सके। कुछ दिनों तक वहां ठहरने के बाद सौरभ के घर वाले मुग्धा के साथ लौट आए। कई महीने बीत गए, पर सौरभ का कुछ पता नहीं चला। मुग्धा बहुत दुखी थी। अभी तो उसके विवाहित जीवन की शुरुआत हुई थी। इस हादसे ने उसकी दुनिया ही बदल दी। सौरभ के गायब होने के वक्त वही उसके साथ थी। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान उससे तरह तरह के सवाल पूछे थे। क्या उन लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? क्या दोनों इस शादी से खुश नहीं थे? मुग्धा ने उन सारे सवालों का सही सही जवाब दे दिया, लेकिन उन्हीं सवालों को लेकर अब सौरभ के घर वाले उस पर शक करते थे। ये स्थिति मुग्धा के लिए असहनीय थी। बहुत समय बीतने पर भी सौरभ के अचानक गायब हो जाने की गुत्थी नहीं सुलझ पाई थी। मुग्धा इस अनिश्चित स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी। वह अपने मायके चली गई। शादी के बाद मुग्धा ने नौकरी छोड़ दी थी। उसने दोबारा नौकरी करना शुरू कर दिया। अपने मम्मी पापा के घर रहते हुए उसे अपने रिश्तेदारों के कई सवालों का सामना करना पड़ता था। वह चाहती थी कि किसी ऐसी जगह चली जाए जहां कोई उसे ना जानता हो। उसने अपने बॉस से सारी बात कही। बॉस ने उसका स्थानांतरण इस शहर में कर दिया। यहाँ आकर उसकी दोस्ती मेघा से हो गई। मेघा की लंच पार्टी में वह सुकेतु से मिली थी। कहानी सुनाते हुए मुग्धा भावुक हो गई। सुकेतु से ढांढस बंधाने लगा। मुग्धा बोली, सुकेतु, मैं अजीब सी स्थिति में हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं सौरभ की पत्नी हूँ या उसकी विधवा। इस स्थिति में रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। सुकेतु उठकर उसके बगल में बैठ गया। वह जानता था कि इस समय शब्द मुग्धा को तसल्ली नहीं दे सकते। उसने उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। प्यार से उसका सर सहलाने लगा। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मुग्धा सीधे होकर बैठते हुए बोली, तो जो था वह मैंने तुम्हें बता दिया। हमारी कहानी ऐसी जगह पर है जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आता। अब तुम सोच लो क्या करना है। मुग्धा, मैंने तो पहले ही बताया था कि सुहासिनी के जाने के बाद मैंने अपने आप को सबसे काट कर एक दायरे में बंद कर लिया था। मैं अकेलेपन की कैद में था,
लेकिन तुम उस दायरे को पार कर मेरे पास आ गईं। मैंने तुम्हारे साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरी किस्मत इस राह पर भी आकर अटक गई, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं, तुम साथ हो। मैं इस मोड़ से आगे बढ़ने की राह देखने तक इंतजार करूंगा। लेकिन सुकेतु, ये जरूरी तो नहीं कि हम इस मोड़ से आगे बढ़ पाएं। मेरे कारण तुम क्यों इस असमंजस में रहना चाहते हो? तुम किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो। मुग्धा, मेरे जीवन में जल्दी ही कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तुमने किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिरी तक साथ निभाऊंगा। हर कहानी अंजाम तक पहुंची जाती है, हमें भी आगे की कोई राह मिल ही जाएगी। तब तक इसी मोड़ पर खड़े होकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सुकेतु ने मुग्धा की तरफ देख प्रश्न किया, तुम मेरे साथ इंतजार करने को तैयार हो? सुकेतु, मैं भी बहुत समय से अकेली असमंजस के इस मोड़ पर खड़ी थी, अकेलेपन से उकता चुकी थी। जब तुम्हारा साथ मिला, इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ कि इस मोड़ से आगे बढ़ूं। अब तुम साथ हो तो इंतजार आसान हो जाएगा। मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान थी, क्या हमें इस मोड़ से आगे बढ़ने की राह मिलेगी? अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर कोई राह तो होगी ही। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उसकी बात सुनकर मुग्धा की आंखें फिर नम हो गईं। इस बार वह उठी और सुकेतु को गले लगा लिया। कुछ देर तक दोनों उसी हालत में बैठे रहे। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। मुग्धा और सुकेतु मौन रहकर एक दूसरे को संबल दे रहे थे। अचानक कुछ याद कर मुग्धा बोली, सुकेतु, बहुत देर हो गई, तुम्हें भूख लगी होगी। रेस्टोरेंट में हमने केवल कॉफी पी थी। सुकेतु ने अब महसूस किया कि सचमुच उसे भूख लग रही थी। मुग्धा उठकर खड़ी हो गई। मैं सैंडविच बनाकर लाती हूँ, सुकेतु ने उसे रोकते हुए कहा। रहने दो, फोन से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। सुकेतु ने खाना ऑर्डर कर दिया। मुग्धा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वह लौटकर आई तो उसने बात आगे बढ़ाई। तुमने क्या सोचा है? कोई उपाय निकल सकता है हमारे एक होने का? देखो मुग्धा, सौरभ लापता है। कोई नहीं कह सकता कि वह जीवित है या मृत। कानूनी मामला है। मेरा एक दोस्त वकील है, उससे मिलकर पूछता हूँ, शायद कोई उपाय निकल आए। दोनों मिलकर आने वाले भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने लगे। तभी कॉल बेल बजी। खाने की डिलीवरी आई थी। मुग्धा और सुकेतु खाना खाने लगे। खाते हुए सुकेतु सौरभ के गायब होने के बारे में सोच रहा था। मुग्धा, एक बात बताओ, मुग्धा, सौरभ को लापता हुए कितने दिन हो गए? तीसरा साल है। आखिरी बार सौरभ के केस में अपडेट कब लिया था तुमने? जब मैं सौरभ के घर में थी तो समय समय पर पुलिस तफ्तीश के बारे में उन लोगों से पूछती रहती थी, पर मैंने महसूस किया कि उन्हें मेरी पूछताछ पसंद नहीं। इसलिए वह मुझे इस बात का एहसास कराने लगे कि जो हुआ उसके लिए मैं दोषी हूँ। वहाँ का माहौल मुझे रहने लायक नहीं लगा। मैं मम्मी पापा के घर चली गई। वहाँ से भी मैं अपनी पूछताछ करती रहती थी। उनका वही जवाब होता था, जब कुछ पता चलेगा बता देंगे। साल भर पहले जब मैं यहाँ आ रही थी तब आखिरी अपडेट लिया था। जवाब वही था। मुग्धा, पुलिस की तहकीकात में कुछ तो सामने आया होगा। सौरभ अचानक कैसे गायब हो गया? पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी थी। चाय वाले की दुकान से आगे बढ़ने पर सड़क बाईं तरफ मुड़ जाती है। वहीं एक दुकान के बाहर लगे कैमरे में सौरभ किसी आदमी से बात करते दिखा था, लेकिन कैमरे के एंगल के कारण उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कोई 40-45 साल का आदमी था। बात करते हुए सौरभ उसके साथ आगे बढ़ गया, जिससे कैमरे की जद के बाहर हो गया। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला। सुकेतु कुछ देर सोचकर बोला, तो हो सकता है कि सौरभ के गायब होने में उस आदमी का हाथ हो। पुलिस भी तय कुछ नहीं कर पाई। फुटेज देखने से लग रहा था कि वह आदमी सौरभ से कुछ पूछ रहा हो। पुलिस का मानना था या तो वह आदमी सचमुच सौरभ के किसी चीज के बारे में पूछ रहा था, सौरभ उसे वह चीज या जगह दिखाने के लिए उसके साथ आगे बढ़ गया हो, या तो उस आदमी ने इस बहाने से सौरभ को किडनैप कर लिया हो। मुग्धा, अगर सौरभ को किडनैप किया गया होता तो उसके घर वालों के पास फिरौती की मांग के लिए कॉल आती, पर तुमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इसका मतलब उस शख्स ने उसे किडनैप नहीं किया। हाँ, पुलिस का भी यही मानना था, इसलिए ये मान लिया गया कि वह आदमी सौरभ से कोई जानकारी चाहता होगा। इसके बाद मुग्धा और सुकेतु दोनों ही चुप हो गए। सुकेतु ने तय किया कि जल्द ही अपने वकील दोस्त से मिलकर इस मामले में क्या हो सकता है पता करेगा। मुग्धा को इस बात का आश्वासन देकर कि वह आगे की राह निकालने के बारे में सोचेगा, सुकेतु अपने घर चला गया। सुकेतु अपने दोस्त दर्शन के ऑफिस में बैठा था। इस वक्त दर्शन किसी और क्लाइंट के साथ व्यस्त था। सुकेतु बाहर बैठा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। करीब 10 मिनट के बाद
दर्शन ने उसे अंदर बुलाया। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा, वो पुराने क्लाइंट थे, इसलिए मना नहीं कर सकता था। कुर्सी पर बैठते हुए सुकेतु बोला, कोई बात नहीं, मैंने भी आखिरी समय में वक्त मांगा था। दर्शन ने उससे उसके आने का कारण पूछा। सुकेतु ने सारी बात विस्तार से बता दी। सब जानने के बाद दर्शन कुछ देर सारी स्थिति पर विचार करता रहा। भाई सुकेतु, मामला तो पेचीदा है, क्योंकि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई है कि सौरभ जिंदा है या नहीं, तो कानून उसे जीवित ही मानेगा। इस तरह से मुग्धा तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक सौरभ इस दुनिया में नहीं है। इस बात को प्रमाणित कर दिया जाए। यदि ऐसा ना हो सके तो इस दशा में 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच यदि सौरभ नहीं लौटा या उसके विषय में कोई खबर नहीं मिली तो कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है कि सौरभ को तलाशने की सारी कोशिशों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका, अतः उसे मृत घोषित किया जाए। ये अर्जी देने वाले को प्रमाणित करना पड़ेगा कि लापता को खोजने के सारे प्रयास किए गए हैं। अगर कोर्ट उसे मृत घोषित कर दे तो तुम लोग शादी कर सकते हो। दर्शन की बात सुनकर सुकेतु सोच में डूब गया। अभी तो 3 साल ही हुए हैं, उन्हें 4 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो लोग आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। यही सब सोचते हुए एक सवाल उसके मन में उभरा। मान लो कोर्ट द्वारा सौरभ को मृत घोषित कर देने के बाद हम दोनों शादी कर लें और वह वापस आ जाए तो भी तुम लोगों की शादी मान्य होगी। पर अगर वह 7 साल के भीतर आ गया तो उसके बारे में तुम लोगों ने कुछ सोचा है? दर्शन ने जो सवाल किया उसके बारे में सुकेतु ने कुछ नहीं सोचा था। उसका सारा ध्यान तो इस बात पर था कि वह अपनी और मुग्धा की शादी की कोई और राह निकाल सके। इस सवाल को सुनने के बाद वह और भी सोच में डूब गया। उसकी मनोदशा को भांपते हुए दर्शन ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि मामला गंभीर है। अब तुम लोगों को निश्चित करना है कि क्या करना है। यदि शादी का विचार है तो लंबा इंतजार करना होगा। सुकेतु ने कोई जवाब नहीं दिया। दर्शन को धन्यवाद देकर वह अपने घर लौट गया। घर पहुंचा तो उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। ऑफिस से सीधा वह दर्शन से मिलने गया था, लेकिन ये थकावट शरीर से ज्यादा मन की थी। दर्शन ने जो पेचीदगियां बताई थी उनके बारे में सोचकर वह कुछ परेशान था। खासकर दर्शन की आखिरी बात ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। इन सब के चलते फ्रेश होने का भी मन नहीं कर रहा था। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया। वह आगे क्या करना है इस पर विचार कर रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में आई। क्या हुआ सुकेतु, आते ही लेट गए? कपड़े भी नहीं बदले, तबीयत तो ठीक है ना? सुकेतु उठकर बैठ गया। तबीयत ठीक है, आप परेशान ना हो। मुग्धा के बारे में सोच रहे थे, उसने कहा है ना कि सोचकर जवाब देगी। सुकेतु जब मुग्धा से मिलकर लौटा था तब उसकी माँ ने पूछा था कि क्या हुआ। वह सच बताकर उन्हें परेशान नहीं कर सकता। उसने टालने के लिए कह दिया था कि मुग्धा ने सोचने का समय मांगा है, पर आज उसके सामने वस्तु स्थिति बहुत साफ थी। अभी लंबा समय लगना है, पर अब वह माँ से कुछ छिपाना नहीं चाहता था। उसने अपनी माँ को सारी बात सच सच बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी माँ ने कहा, इतने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की कि तुम्हारा घर दोबारा बस जाए तो मैं भी निश्चिंत होकर मर सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी भी, तो इसी बीच में ये विघ्न आ गया। लगता है कि मेरी किस्मत में ही नहीं है कि मैं चैन से मर सकूं। सुकेतु अपनी माँ के दुख को समझ रहा था। वह तो दुनिया की दूसरी माँओं की तरह अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी, लेकिन वह भी मुग्धा को नहीं छोड़ सकता था। उसने अपनी माँ को समझाने का प्रयास किया। मम्मी, आपने तो देखा है कि सुहासिनी के जाने के बाद मेरा क्या हाल था। केवल ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता था, घर लौटकर अपने कमरे में पड़ा रहता था, किसी से भी मिलता जुलता नहीं था। लेकिन मुग्धा के आने से सब बदल गया। मुग्धा ने ही मुझे अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकाला है। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे, किंतु बहुत धैर्य से काम लेना होगा। अभी तो शुरुआत है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुश्किल हो। अपनी बात कहकर माँ ने सुकेतु को खाना खाने के लिए आने को कहा। सुकेतु उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए इच्छा न होने के बावजूद कपड़े बदलकर खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब वह दोबारा अपने कमरे में आया तो माँ की कही बात दिमाग में घूम रही थी। अभी तो शुरुआत है, ऐसा ना हो बाद में मुश्किल हो। सुकेतु समझ रहा था कि ये इंतजार आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि मुग्धा को लेकर अपनी भावनाओं के प्रति उसके मन में किसी तरह की कोई दुविधा थी। मुग्धा के लिए अपने प्यार को लेकर उसका मन पक्का था। हाँ, पर जैसा माँ ने कहा था कि बहुत धैर्य रखने की जरूरत होगी, इंतजार के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं था। उसने एक बार फिर अपने मन को सारी परिस्थितियों के लिए मजबूत कर लिया। वह सोच रहा था कि मुग्धा को सारी बात किस तरह बताए,
कैसे उसे धैर्य बंधाए जिससे वह परेशान ना हो। ये सब सोचते हुए उसके विचारों की धारा दूसरी तरफ बहने लगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि पुलिस इतने दिनों से सौरभ के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। उसके परिवार वालों की समाज में प्रतिष्ठा है, रसूखदार लोगों से जान पहचान है, फिर भी उनकी तरफ से कोई खास प्रयास नहीं किए गए। कौन हो सकता है? पहचान है, फिर भी उनकी तरफ से कोई खास प्रयास नहीं किए गए। कौन हो सकता है जो सीसीटीवी फुटेज में उसके साथ दिखा था? क्या सौरभ के अतीत में कुछ ऐसा था जिसके कारण किसी की उसके साथ दुश्मनी रही हो? ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन को मथने लगे। इन्हीं विचारों में गोते लगाता हुआ वह सो गया। अगले दिन संडे था। नाश्ते के बाद सुकेतु ने मुग्धा को फोन कर मिलने की इच्छा जताई, क्योंकि मुग्धा की फ्लैटमेट लौट आई थी। इसलिए तय हुआ कि दोनों सुकेतु के घर पर ही मिलेंगे। मुग्धा ने कहा कि वह दोपहर तक आ जाएगी। सुकेतु मुग्धा की राह देखने लगा। सुकेतु ने जानबूझकर मुग्धा को अपने घर पर मिलने बुलाया था। अब तक मुग्धा और उसकी माँ एक दूसरे से नहीं मिली थी। दोनों ने सिर्फ सुकेतु से एक दूसरे के बारे में सुना भर था। सुकेतु चाहता था कि दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। सुकेतु अपने माँ के दिल को अच्छी तरह जानता था। ऊपर से चाहे ना दिखाएं, पर मुग्धा के बारे में जानकर उनका दिल द्रवित हो गया था। ये जानकर कि मुग्धा दोपहर लंच के समय आने वाली है, उसकी माँ ने लंच की तैयारी शुरू कर दी। बड़ी लगन से उन्होंने लंच तैयार किया। मुग्धा के पहुंचने पर उन्होंने सुझाव दिया कि लंच का समय हो गया है, बातें शुरू करने से पहले वो लोग लंच कर लें। सुकेतु की माँ खाना टेबल पर रखने लगी तो मुग्धा भी मदद के लिए आगे आ गई। तुम क्यों परेशान होती हो बेटी? मैं कर लूंगी। आंटी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। सुकेतु की माँ ने कुछ नहीं कहा। मुग्धा ने उनके साथ मिलकर खाना मेज पर लगा दिया। आंटी जी, आपने तो बहुत सारी चीजें बना डाली। बच्चों को खिलाने में माँ को अलग ही सुख मिलता है। मुग्धा को अच्छा लगा कि वह उसे अपने बच्चों में शामिल करती हैं। वैसे मुझे भी कुकिंग करना अच्छा लगता है, कभी मौका मिला तो आपको भी बनाकर खिलाऊंगी। तीनों लोग लंच करने लगे। लंच करते हुए सुकेतु की माँ ने मुग्धा से उसके काम और माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन अन्य कोई बात नहीं की। लंच के बाद वह मुग्धा और सुकेतु को बातें करने के लिए छोड़कर आराम करने चली गईं। सुकेतु ने मुग्धा को दर्शन के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। सुनकर मुग्धा भी चिंतित हो गई। इसका मतलब है कि हमें 4 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद भी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, पर तुम परेशान ना हो। हमने फैसला किया है ना कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हम इंतजार करेंगे। सुकेतु की बात सुनकर मुग्धा गंभीर हो गई। मुग्धा, तुम यही सोच रही हो ना कि ये इंतजार तो लंबा है, आगे न जाने क्या होगा। दर्शन ने भी एक संभावना का जिक्र किया है। कैसी संभावना? सुकेतु कुछ ठहर कर बोला। अगर इस बीच में सौरभ वापस आ जाए। आरंभ में मुग्धा प्रार्थना करती थी कि सौरभ सही सलामत लौट आए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और सौरभ का कोई पता नहीं चला, तो उसकी उम्मीद धूमिल पड़ने लगी। अब उसकी सोच दो दिशाओं में भागती थी। कभी ये सोचती थी कि सौरभ जल्दी लौट आए, तो कभी निराश होकर उसके लौटने की उम्मीद छोड़ देती थी। पिछले 1.5 साल से तो उसने ये मान लिया था कि अब सौरभ नहीं लौटेगा। वह चाहती थी कि जो भी हो, लेकिन असमंजस दूर हो। सुकेतु, मैंने तो उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर अगर ऐसा होता है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्या करूंगी। सही कहूँ तो मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। सुकेतु भी इस बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि दर्शन ने ये सवाल उठाया था, इसलिए इस संभावना के बारे में मुग्धा से बात की। देखो, इस संभावना के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, पर जो होगा मिलकर देखेंगे। मुग्धा कुछ सोचकर बोली, 4 साल इंतजार करने के अलावा और कोई राह नहीं है। इसके अलावा यही हो सकता है कि पुलिस सौरभ को ढूंढ ले, या अब वह जीवित नहीं है इस बात को प्रमाणित कर दे। पर पुलिस तो कुछ पता नहीं कर पाई। मुग्धा की बात सुनकर सुकेतु के मन में वह सारे सवाल घूम गए जो कल रात उसको परेशान कर रहे थे। मुग्धा, कल से मैं कुछ सवालों को लेकर परेशान हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले तो पहुँच वाले हैं, उन्होंने अपने बेटे को खोजने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? चुपचाप बैठ गए। वैसे मैंने पहले कभी इस तरह से सोचा नहीं, पर तुम्हारी बात ठीक है। अच्छा मुग्धा, जरा सोच कर बताओ, तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि सौरभ के अतीत में कुछ ऐसा है जिसे वह और उसके घर वाले छुपा रहे हों? नहीं, मैंने कभी ऐसा महसूस तो नहीं किया। जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत के कुछ दिन बिजनेस में समस्या रही, तब तक सौरभ का अधिकांश समय अपने पापा और बड़े भाई के साथ ऑफिस में बीतता था। जब हम घूमने गए तभी सही मायनों में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने को मिला। तब वह बड़े प्यार से पेश आता था। मैंने तो इस तरह की कोई बात महसूस नहीं की।
बाद में घर वाले उसके गायब होने का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। सुकेतु ने जो सवाल किया उसने अब मुग्धा के मन में भी कई सवाल पैदा कर दिए। वह उन पर विचार करने लगी। सुकेतु के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर तक दोनों ही कुछ नहीं बोले। सुकेतु मन में कुछ फैसला कर बोला, मुग्धा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है ये सब मेरा वहम हो, पर हमें इस केस में अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मुग्धा को आश्चर्य हुआ। हम क्या कर सकते हैं? तुम अपनी ससुराल जाकर पता करने का प्रयास करो कि क्या सौरभ के अतीत में कुछ था जिसे वह लोग छुपा रहे हों। मुग्धा ने सुकेतु की बात पर विचार किया। उसे भी लग रहा था कि सच तक पहुंचने के लिए ये कोशिश करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ऑफिस से छुट्टी लेकर वहां जा सकूं। मुग्धा ने सुकेतु से कहा कि वह अगले हफ्ते ही सौरभ के घर जाएगी। सुकेतु की माँ आराम करने के बाद उनके पास आकर बैठ गईं। सुकेतु चाहता था कि कुछ समय मुग्धा और माँ अकेले एक दूसरे के साथ बात करें। कुल्फी लाने का बहाना कर वह दोनों को साथ छोड़कर बाहर चला गया। उसकी माँ उसके इरादे को भांप गई थी। मुग्धा और माँ दोनों ने दिल खोलकर आपस में बातें की। मुग्धा के साथ जो कुछ हुआ उस पर माँ ने संवेदना जताई। मुग्धा को धैर्य व हौसले से काम करने की सलाह दी। माँ से बात कर मुग्धा को बहुत अच्छा लगा। सुकेतु के आने पर सबने कुल्फी खाई। सबके साथ कुल्फी खाते हुए मुग्धा को बहुत अच्छा लगा। घर लौटते समय मुग्धा का मन बहुत हल्का हो गया था। मुग्धा ने मन ही मन अपने आप को एक नई लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। वह विचार करने लगी कि सौरभ के अतीत के बारे में जानने की शुरुआत वह कैसे करे। अपने ससुर व जेठ पर वह इस संबंध में भरोसा नहीं कर सकती थी। उसकी सास बहुत चुप रहती थी। मुग्धा ने सदा महसूस किया कि वह अपने पति के दबाव में रहती हैं। बची थी केवल उसकी जेठानी अचला। अचला भी वैसे तो अधिक नहीं बोलती थी, लेकिन मुग्धा ने महसूस किया था कि वह अपने फैसले लेने में कुछ हद तक सक्षम है। जितने दिन भी वह अपनी ससुराल में रही, अचला का व्यवहार उसके प्रति अच्छा रहा। खासकर सौरभ के लापता होने के बाद वह उससे नरमी से पेश आती थी। मुग्धा ने अचला के जरिए सच जानने का निश्चय किया। अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर वह अपने मिशन के लिए ससुराल पहुंच गई। मुग्धा अपनी इच्छा से ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई थी। इतने दिनों से उसने कोई खबर भी नहीं ली थी। अचानक मुग्धा को देखकर उसके ससुराल वाले आश्चर्यचकित हो गए। उसके जेठ अल्पेश को उसका वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुग्धा के ससुर ने कहा, अब क्यों आई हो यहाँ? तुम अपनी इच्छा से ये घर छोड़कर गई थी। हाँ, मैं अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी, लेकिन मैं सौरभ की पत्नी हूँ। इस घर में रहने का हक है मुझे। मुग्धा की बात सुनकर अल्पेश बोला, तो तुम यहाँ अपना हक जमाने आई हो? भैया, हक तो मेरा है ही। मैं तो यहाँ ये जानने के लिए आई हूँ कि सौरभ के केस में आगे क्या हुआ। तुमसे कहा था ना कि जब कुछ पता चलेगा तब तुम्हें बता देंगे। हाँ, पर मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि 3 साल हो गए पर अभी तक इस केस में कोई कामयाबी नहीं मिली। आप लोग तो पहुंच वाले हैं, तो फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस बार जवाब मुग्धा के ससुर ने दिया। तुम कहना क्या चाहती हो कि हम सौरभ को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हमें जो करना था हमने किया। अपनी कोशिशों से केस क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया। इतनी कोशिश की पर कोई सफलता नहीं मिली। अब हम क्या कर सकते हैं? पापा, मैं वो नहीं कह रही थी, लेकिन सौरभ के बारे में सोचकर मुझे भी फिक्र होती है, इसलिए यहाँ आई थी। अल्पेश फिर बीच में बोला, फिक्र है तुम्हें? ओह, तो फिर घर छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ रहकर देखती कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे भी सौरभ जब लापता हुआ था तब तुम ही उसके पास थी, तुम अधिक जानती होगी। मुझे जो पता था मैंने पुलिस को सच सच बता दिया था। फिर आप लोग इसी बात को लेकर मुझ पर शक कर रहे थे। मेरे लिए ये सब सहना कठिन हो रहा था। मुग्धा और अल्पेश के बीच कहीं बात बढ़ ना जाए, ये सोचकर उसके ससुर ने पूछ लिया, कितने दिन के लिए यहाँ आई हो? 3 दिनों के लिए। अल्पेश ने फिर तीखे स्वर में कहा, तुम्हारा मायका भी तो इसी शहर में है, वहाँ क्यों नहीं गई? मुग्धा ने भी उसी अंदाज में कहा, हाँ, मम्मी पापा से मिलने जाऊंगी, लेकिन यहीं रहूंगी। एक बार फिर मुग्धा के ससुर ने उन दोनों को शांत कराने के लिए कहा, ठीक है, तुम जब तक रहना चाहो यहीं रहो। उन्होंने जानकी को आवाज लगाई। 20-22 साल की एक लड़की आकर खड़ी हो गई। ने जानकी को आवाज लगाई। 20-22 साल की एक लड़की आकर खड़ी हो गई। मुग्धा समझ गई कि नई नौकरानी है। उसके ससुर ने जानकी से कहा कि वह मुग्धा का सामान गेस्ट रूम में पहुंचा दे। मुग्धा के पास केवल एक बैग था, उसने वह खुद ही ले लिया। जानकी के पीछे वह गेस्ट रूम में चली गई। गेस्ट रूम में जाते समय मुग्धा को उसकी सास मिल गई। मुग्धा ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह उन्होंने बिना कुछ बोले उसके सर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गईं।
मुग्धा समझ रही थी कि भले ही उसके ससुराल वालों ने उसे रहने की इजाजत दे दी हो, पर वो नहीं चाहते हैं कि मुग्धा घर की परिस्थिति के बारे में जान सके। इसीलिए उसे बंगले के पिछले हिस्से में बने गेस्ट रूम में ठहराया गया है। सुबह का नाश्ता और दोपहर का नाश्ता जानकी उसके कमरे में पहुंचा गई थी। मुग्धा किसी भी तरह अचला से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी कोई राह नहीं दिख रही थी। रात में जानकी जब खाना लेकर आई तो मुग्धा ने उससे बातचीत करना शुरू किया। जानकी, तुम नई आई हो? पहले तो बिमला काम करती थी। जी, कोई 7 महीने हुए मुझे आए। बिमला मेरी चचेरी बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई, उसने मुझे काम पर रखवा दिया। तुम भी बिमला की तरह अच्छा काम करती हो। अपनी तारीफ सुनकर जानकी खुश हो गई। मौका देखकर मुग्धा ने पूछा, अच्छा, बहुत देर हो गई मुझे आए, पर अचला भाभी मिलने नहीं आई? तो वो तो घर पे नहीं हैं, अपने मायके गई हैं। अच्छा, कब आएंगी? अगले हफ्ते। तभी जानकी अचानक बोली, साहब लोग टेबल पर बैठ गए होंगे, मैं जाती हूँ। जानकी के जाने के बाद मुग्धा परेशान हो गई। अचला से मिलना बहुत जरूरी था, पर वह तो वहाँ थी ही नहीं। उसे तो परसों जाना है, फिर मुलाकात कैसे होगी? खाने की टेबल पर ध्यान दिए बिना वह रूम में टहलने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसका आना बेकार जाएगा। कमरे में चक्कर काटते हुए उसके मन में एक बात आई, साथ ही होठों पर मुस्कान खिल गई। वह बैठकर इत्मीनान से खाना खाने लगी। मुग्धा टैक्सी में बैठकर अचला के घर जा रही थी। सौरभ के साथ हनीमून पर जाने से पहले एक बार वह अचला भाभी के भतीजे के मुंडन की पार्टी में सबके साथ उनके घर गई थी। उसे पता था कि अचला भाभी का घर किस मोहल्ले में है। वह टैक्सी के बाहर झांककर स्पेशल बच्चों के स्कूल को देख रही थी। उस स्कूल से बाईं तरफ मुड़कर सड़क का आखिरी मकान अचला भाभी का था। मुग्धा सोच रही थी कि कभी कभी जो बात मुसीबत लगती है वही वरदान बन जाती है। अचला भाभी का उसकी ससुराल में ना मिलना भी ऐसा ही था। वहाँ वह खुलकर उनसे बात नहीं कर सकती थी, उनके मायके में वह खुलकर बात कर सकेगी। मुग्धा को वह स्कूल दिख गया। उसने ड्राइवर को बाईं तरफ मुड़ने को कहा। अंतिम मकान के गेट पर पत्थर लगा था, भाटिया हाउस। वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। मुग्धा को देखकर अचला चौंक गई। अपने पर नियंत्रण कर उसने मुग्धा का स्वागत किया। कैसी हो मुग्धा, तुम्हें मेरा घर मिल गया? ठीक हूँ भाभी, आपके भतीजे के मुंडन पर आ चुकी हूँ। अचला ने उसे बैठाया। उसने मुग्धा से उसके आने का कारण पूछा। मुग्धा ने कहा कि अच्छा होगा कि वह उसके कमरे में चलकर बात करे। अचला ने किचन में कुछ निर्देश दिए और मुग्धा को लेकर अपने कमरे में आ गई। अचला समझ रही थी कि मुग्धा इतनी दूर अगर उससे मिलने आई है तो जरूर ही सौरभ के केस के बारे में जानना चाहती होगी। मुग्धा पर जो बीती उसके कारण अचला भी दुखी थी, लेकिन वह चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर पा रही थी। अब बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? भाभी 3 साल हो गए, लेकिन सौरभ का कोई पता नहीं चला। हमारी ससुराल वाले इस मामले में इतने शांत क्यों हैं? मुग्धा, पुलिस कोशिश कर रही है, उसे बीच में ही टोकते हुए मुग्धा ने कहा। भाभी, ये बात तो वो लोग भी कह रहे हैं। इतने दिनों से अधर में लटके हुए मैं थक चुकी हूँ। मुग्धा ने प्रश्न भरी दृष्टि से अचला पर डालकर कहा। भाभी, क्या सौरभ के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझसे छिपाया गया है? मुग्धा की दृष्टि अचला के चेहरे पर टिकी थी। अचला कुछ असहज लग रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेड ट्रे चाय में नाश्ता लेकर भीतर आई। मेड के जाने के बाद अचला ने कहा, मुग्धा, तुम्हें भूख लगी होगी, नाश्ता कर लो। प्लीज भाभी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। सैंडविच की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाकर अचला ने उसे आश्वासन दिया। तुम खाओ, मैं बताती हूँ। मुग्धा ने एक सैंडविच उठा लिया। अचला ने कहना शुरू किया। सौरभ छोटा होने के कारण घर वालों का लाडला था। एमबीए करने के बाद पापा और अल्पेश ने उसे सुझाव दिया कि कहीं और नौकरी करने से अच्छा है अपने बिजनेस में काम करे। सौरभ ने उनकी बात मान ली। मुग्धा, सौरभ एक अच्छा लड़का था। जितने दिन भी तुम उसके साथ रही ये बात महसूस की होगी। मुग्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचला ये भूमिका क्यों बना रही है। उसने टोकते हुए कहा, भाभी, आप सही कह रही हैं। मैं जितने दिन सौरभ के साथ रही वह अच्छा इंसान लगा, और सौरभ का केस इतना उलझ गया कि मुझे लगता है कि जरूर कुछ ऐसा है कि जो मुझे नहीं पता, लेकिन सौरभ के लापता होने से जुड़ा है। अचला कुछ देर रुककर बोली, पता नहीं कि सौरभ के लापता होने से इस बात का संबंध है या नहीं, लेकिन एक बात है जो तुम्हें नहीं पता। मुझे भी सौरभ के गायब होने के बाद ही ये बात पता चली। कौन सी बात भाभी? मुग्धा ने अचला के चेहरे पर नजर टिका दी। सौरभ ससुर जी का ही बेटा है, पर हमारी सास उनकी माँ नहीं है। ससुर जी का किसी के साथ अफेयर था, वही सौरभ की माँ थी। ये सच सुनकर मुग्धा स्तब्ध रह गई। मुग्धा के मन में कई सारे सवाल उभरने लगे।
ये बात उससे और उसके माता पिता से क्यों छिपाई गई? क्योंकि सौरभ ससुर जी की जायज संतान नहीं था, इसीलिए उसे खोजने में कोई तेजी नहीं दिखाई गई। पर भाभी का तो कहना है कि सौरभ सबका लाडला था। अचला भी उसके मन में उमड़ रहे सवालों को समझ रही थी। उसने आगे कहना शुरू किया, मुग्धा, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अचला ने उसे सारी बात बताई। मुग्धा के ससुर दुर्गेश जब एक रियल एस्टेट फर्म में काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी रमा और 3 साल का बेटा अल्पेश था। दुर्गेश वैसे तो ठीक ठाक कमा लेते थे, लेकिन वह खुद एक दिन रियल एस्टेट बिजनेस में अपनी जगह बनाना चाहते थे। दुर्गेश की फर्म में अल्पना भी काम करती थी। अल्पना का अपने पति से तलाक हो गया था। वह बेहद खूबसूरत थी। साथ काम करते हुए दुर्गेश और अल्पना एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। हालांकि अल्पना जानती थी कि दुर्गेश एक बेटे का पिता है। दोनों समय के साथ साथ एक दूसरे के नजदीक आते गए। एक दिन अल्पना ने दुर्गेश को बताया कि वह बच्चे की मां बनने वाली है। दुर्गेश ने भले ही वैवाहिक जीवन की मर्यादा का उल्लंघन किया था, किंतु वह एक अच्छे दिल का इंसान था। उसने अल्पना को आश्वासन दिया कि वह बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन सारी बात की भनक रमा को हो गई। अपने पति के धोखे के बारे में सुनकर रमा को बहुत बुरा लगा। रमा अल्पेश को लेकर अपने मायके चली गई। दुर्गेश को भी अपने किए पर पछतावा था। उसकी भूल ने उसका परिवार तोड़ दिया था। अपने वादे के मुताबिक दुर्गेश ने बच्चे की परवरिश का दायित्व तो ले लिया, लेकिन वह अल्पना के साथ नहीं रहता था। बच्चे के जन्म के बाद से ही अल्पना बीमार रहने लगी थी। सौरभ जब 1.5 साल का था, तब अल्पना का देहांत हो गया। दुर्गेश के लिए बिन माँ के बच्चे को संभालना कठिन हो रहा था। रमा के मायके की स्थिति उन दिनों ठीक नहीं थी। ऐसे में 2 और लोगों का बढ़ जाना उसके मायके वालों के लिए मुश्किल पैदा करने लगा। रमा सब समझती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। स्थिति को समझ उसकी माँ ने सलाह दी कि वह अपने पति के पास लौट जाए। परिवार की माली हालत सही नहीं थी। ऐसे में रमा का अपने बेटे के साथ वहां रहना उसके भाई भाभी को अखर रहा था। अक्सर बातों ही बातों में पति पत्नी रमा को एहसास दिलाते कि वह उन पर बोझ है। रमा बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। दुर्गेश भी अपनी पत्नी और बच्चे के बिना बहुत अकेलापन महसूस करता था। वह चाहता था कि रमा उसे माफ कर घर लौट आए। इसी इच्छा के साथ वह रमा को मनाने उसके घर पहुंच गया। साथ में नन्हा सौरभ भी था। उसने रमा को समझाया कि जो कुछ हुआ उसका उसे बहुत पछतावा है। वह उसके साथ घर लौट चले। रमा अपने मायके में मिलने वाले तानों से परेशान थी। वह दुर्गेश के साथ घर लौट गई। रमा घर तो लौट आई, लेकिन अब वह दुर्गेश से खिंची खिंची रहती थी। घर का सारा काम करती, लेकिन अपने पति से बात भी नहीं करती थी। दुर्गेश को दुख होता था, पर उसे लगता था कि जो उसने रमा के साथ किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। दुर्गेश सौरभ को लेकर अधिक परेशान था। वह चाहता था कि रमा उसे अपना ले। सौरभ को अपनाने की शुरुआत अल्पेश ने की। वह सौरभ के साथ खेलता था, उसके साथ एक बड़े भाई की तरह पेश आता था। सौरभ ने जब बोलना शुरू किया तो उसे भैया कहकर बुलाने लगा। सौरभ बहुत ही चुलबुला और मासूम था। वह ऐसी हरकतें करता था जिससे रमा का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कभी वह काम करती हुई रमा का पल्लू पकड़कर खींचने लगता, कभी उसका हाथ पकड़ लेता। कभी जब रमा आराम करने लेटती तो उसके पास जाकर लेट जाता। रमा का दिल इन बातों से पिघल जाता था, लेकिन ऊपरी तौर पर वह गुस्सा दिखाती थी। एक दिन रमा रसोई में काम कर रही थी। अल्पेश और सौरभ खेल रहे थे। तभी रमा को सौरभ के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। खेलते हुए सौरभ गिर गया था। उसके माथे से खून बह रहा था। दुर्गेश काम पर गया था। रमा फौरन सौरभ को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को सौरभ के सर पर टांके लगाने पड़े। सौरभ सारी रात रमा की छाती से चिपका रहा। उस दिन के बाद रमा ने हमेशा के लिए उसे अपना लिया। उस दिन के बाद से सब अच्छा होने लगा। दुर्गेश को अपना बिजनेस शुरू करने में सफलता मिली। दुर्गेश को लगा कि सौरभ के आने के कारण ही ये सब हो सका। कहानी सुनाकर अचला बोली, मम्मी जी ने हमेशा सौरभ को अल्पेश से भी अधिक प्यार दिया। सौरभ सभी का चहेता था, इसलिए ऐसा मत सोचो कि उसे ढूंढने में घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुग्धा सारी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। अभी भी उसके मन में सवाल था, भाभी शादी से पहले हमें सौरभ के बारे में क्यों नहीं बताया गया? वो मैं नहीं जानती हूँ। ये भी हो सकता है कि किसी ने कभी सौरभ को बाहर का नहीं समझा, इसीलिए ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। कुछ भी हो, पर तुम ये समझ लो कि हमारे ससुराल वाले दिल के अच्छे लोग हैं। मुग्धा का मन अब शांत हो गया था, लेकिन अब अचला के मन में भी एक प्रश्न खड़ा हुआ था। मुग्धा, मुझे भी एक सवाल पूछना है। मुग्धा कुछ चौंक गई।
किंतु खुद पर काबू कर बोली, कैसा सवाल भाभी, पूछिए क्या पूछना है। तुम घर छोड़कर चली गई थी, वहीं से सौरभ के बारे में पूछ लेती थी। इस बार तुम खुद ससुराल आई, मुझसे मिलने यहाँ तक आ गई। अचला उठी और मुग्धा के बगल में जाकर बैठ गई। तुमने कहा था कि अब तुम इस घर में नहीं रहना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो। क्या तुमने अपने लिए कोई नई राह और हमराही चुन लिया है? मुग्धा भौचक्का रह गई। अचला ने उसके दिल के भीतर झांक कर देख लिया था। अब उसे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं था। उसने अचला को अपने और सुकेतु के बारे में सब बता दिया। सब जानकर अचला बोली, जिंदगी कभी कभी अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। सौरभ मेरा देवर है, मैंने हमेशा उसके सही सलामत लौटने की प्रार्थना की है, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो, पर हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। मुग्धा को भी लगा कि अब इंतजार ही एक रास्ता बचा है। गेस्ट रूम में बैठी हुई मुग्धा सोच रही थी कि सौरभ के बारे में उसे एक बड़ी बात पता चली, लेकिन जो भी पता चला उससे केस को आगे बढ़ने में शायद ही कोई मदद मिले। स्थिति अभी भी जस की तस थी। इंतजार करने के अलावा उसके और सुकेतु के पास कोई उपाय नहीं है। मुग्धा ने मन ही मन तय कर लिया था कि लौटने से पहले वह अपने सास ससुर से पूछेगी जरूर कि उन्होंने सौरभ के बारे में इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। एक फैसले के साथ वह अपनी सास रमा के पास पहुंची। उसे देखकर रमा ने कहा, कोई काम था तो जानकी से कह देती, यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ बात करनी थी। क्यों, अचला से बात करके तो आई हो तुम? उसने सारी बात नहीं बताई। मुग्धा सोच में पड़ गई। इन्हें कैसे पता चला कि मैं अचला भाभी के पास गई थी? ज्यादा ना सोचो, तुमने जानकी से अचला के बारे में पूछताछ की थी, हमसे कुछ नहीं पूछ पाई तो अचला के पास चली गई। उन्होंने जो बताया उसी विषय में बात करनी है। यही कि सौरभ को मैंने जन्म नहीं दिया, ये बात तुम्हारे घर वालों को नहीं बताई। मुग्धा समझ गई कि अचला भाभी ने इन्हें सारी बात बता दी है। जी मुझे यही जानना है, रमा जवाब देती। उससे पहले ही मुग्धा के ससुर दुर्गेश ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, तुम्हारी शिकायत जायज है मुग्धा, हमें ये बात शादी से पहले बता देनी चाहिए थी। बैठते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं रमा का बहुत आभारी हूँ। उसने सौरभ को अपना लिया, सदा अल्पेश से अधिक प्यार दिया। सौरभ हम सभी की आंखों का तारा था। बिजनेस ज्वाइन करने के कुछ ही समय के अंदर उसने अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली थी। जब उसकी शादी तुम्हारे साथ तय हुई तो हम सब बहुत खुश हुए। सौरभ जैसी लड़की चाहता था तुम वैसी ही थी। सौरभ चाहता था कि तुम्हारे परिवार को सब सच बता दिया जाए, पर मुझे लगा कहीं बात बिगड़ ना जाए। हमने तय किया था कि जब तुम घर में सही तरह से एडजस्ट हो जाओगी तब तुम्हें सब बता देंगे। लेकिन शादी के बाद शुरुआती कुछ महीने बिजनेस की मुश्किल में बीत गए। हमने सोचा कि तुम दोनों एक साथ कुछ दिन बिताओगे तो एक दूसरे को समझ सकोगे, इसलिए सौरभ तुम्हें लेकर छुट्टी पर गया था। लेकिन वहाँ अपनी बात कहते हुए दुर्गेश भावुक हो गए। स्वयं को संभाल कर बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं सौरभ को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस समय केस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर नगेश राणा को सौंपा गया है। नगेश बहुत काबिल ऑफिसर है। जल्दी ही मेरा बेटा वापस आ जाएगा, तब उसके साथ दोबारा तुम्हें इस घर में ले आऊंगा। अपने ससुर के दुख को देखकर मुग्धा को उनके लिए सहानुभूति महसूस हुई। वह अपने बेटे के लौटने की उम्मीद लगाए थे, जबकि वह सुकेतु के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। मुग्धा को अपने ससुर के बारे में सोचकर बुरा लगा। उसने सोचा कि वह उन्हें अपने और सुकेतु के बारे में सब बता दे। फिर वह ये सोचकर चुप हो गई कि अचला ने जरूर उसकी सास को सुकेतु के बारे में बताया होगा। वह जब सही समझेंगी बता देंगी। उसने अपने ससुर से कहा, पापा मैं कल सुबह अपने मम्मी पापा से मिलने जाऊंगी, वहीं से वापस लौट जाऊंगी। आप प्लीज सौरभ के केस के बारे में मुझे बताते रहिएगा। उसके ससुर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे केस के बारे में बताते रहेंगे। मुग्धा ने उन्हें अपना फोन नंबर दे दिया। मुग्धा को लौटे एक हफ्ता हो गया था। सारी बात जानने के बाद सुकेतु को भी यही लगा कि अब इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। दोनों ने ही मानसिक रूप से लंबे इंतजार के लिए तैयारी शुरू कर दी। सुकेतु की माँ ने भी दोनों को समझाया कि अब इधर उधर मन भटकाने से अच्छा है कि धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करो। ये तुम लोगों के प्रेम की परीक्षा है, इसमें धैर्य के साथ ही सफल हो सकते हो। मुग्धा जब से अपनी ससुराल से होकर आई थी तब से उसकी दुविधा और बढ़ गई थी। वह चाहती थी कि सौरभ के केस में जल्दी से कोई सफलता मिले, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि जो खबर मिले उसे ससुराल वालों का दिल दुखे। खासकर अपने सास ससुर के बारे में सोचकर उसे बुरा लगता था। हालांकि बहुत पहले से ही उसे ऐसा लगने लगा था कि सौरभ के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। वह किसी हादसे का शिकार हो गया है। उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था, बस ये उसके दिल की चेतावनी मात्र थी। इसी चेतावनी के कारण ही वह सुकेतु के करीब आई थी। मुग्धा अक्सर सोचती थी
कि जितने दिन भी उसने सौरभ के साथ बिताए थे, उनमें उसे कहीं से भी उसे छल कपट नहीं लगा था। वह पल बहुत ही सुखद थे। अपनी परेशानी में उसे कुछ समय के लिए लगा था कि शायद सौरभ के अतीत में कुछ ऐसा हो जो सही ना हो, लेकिन अब सब जान लेने के बाद उसे इस बात का पूरा लग रहा था कि उसने ऐसा सोचा ये ठीक था कि अब वह सुकेतु को चाहती है, उसके साथ ही जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहती थी। पर सौरभ के लिए बिताए पल अभी भी उसके मन में अंकित थे। मुग्धा ने साफ गोई से अपने दिल का हाल सुकेतु को बताया था। सुकेतु भी कहता था कि ऐसा होना स्वाभाविक है। उन पलों में तुम सौरभ को अपना हम सफर मानती थी, उसके साथ सुखी जीवन बिताने के सपने देखती थी। वह पल उतने ही पवित्र हैं जितने उसके द्वारा सुहासिनी के साथ बिताए पल। सुहासिनी के साथ बिताए पल आज भी उसे सुख की अनुभूति कराते हैं। करीब 3 महीने बीत गए थे। मुग्धा के ससुर ने केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। मुग्धा निराश होने लगी थी। तभी एक दिन उसके ससुर ने फोन कर जो सूचना दी, उसे सुनकर मुग्धा सन्न रह गई। फोन हाथ से छूटकर गिर गया। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर वह निढाल बैठी रही, फिर खुद को संभाल कर उसने सुकेतु को फोन किया। सुकेतु ने उससे कहा कि वह फौरन उसके पास पहुंच रहा है। सुकेतु जब पहुंचा तब मुग्धा की आंखों में आंसू भरे थे। सुकेतु को देखते ही वह उसके गले लग रोने लगी। सुकेतु उसे ढांढस बंधाने लगा। कुछ देर के बाद जब मुग्धा शांत हुई तो उसने कहा, सौरभ के पापा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि सौरभ की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझ गई है। एक नर कंकाल मिला था। डीएनए जांच से साबित हो गया है कि वह सौरभ का ही कंकाल है। कहते हुए मुग्धा फिर भावुक हो गई। सुकेतु ने उसे संभाला। पापा की आवाज में बहुत पीड़ा थी सुकेतु। मेरा कलेजा फट गया, लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं भी खुद पर काबू नहीं रख पाई। ऐसा क्या कहा उन्होंने मुग्धा? उन्होंने कहा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके अपने उनके साथ ऐसा करेंगे। ये बात सुनकर सुकेतु भी दंग रह गया। मुग्धा ने उससे कहा, मुझे जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना है। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी। सुबह होते ही मुग्धा सुकेतु के साथ अपनी ससुराल के लिए निकल गई। बंगले के लॉन में मीडिया वाले जमा थे। दुर्गेश के मुंह के आगे कई सारे माइक लगे थे। उनके ऊपर सवालों की बौछार हो रही थी। क्या ये सच है कि आपकी पत्नी ने बड़े बेटे अल्पेश और उसकी बीवी अचला के साथ मिलकर सौरभ के कत्ल का षड्यंत्र रचा? आपका बेटा सौरभ आपकी नाजायज संतान था। सौरभ की पत्नी का क्या हुआ? सुना है आप लोगों के जुल्मों से तंग आकर उसे ससुराल छोड़कर जाना पड़ा। सवालों की इस बौछार के बीच दुर्गेश बहुत परेशान बेहाल नजर आ रहे थे। उनकी ये दशा देखकर मुग्धा का दिल पसीज गया। सुकेतु ने आगे बढ़कर दुर्गेश को संभालते हुए मीडिया वालों को डांट लगाई। आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि इनकी क्या हालत है? अब ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप लोग जाइए भी। सुकेतु दुर्गेश को लेकर बंगले के अंदर चला गया। मुग्धा उसके पीछे भीतर आ गई। दुर्गेश को सही तरह से बिठाने के बाद सुकेतु ने पानी लाने को कहा। जानकी पानी लेकर आई तो मुग्धा गिलास लेकर अपने ससुर को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद दुर्गेश कुछ सामान्य हुए। उन्होंने सुकेतु की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था कि ये कौन है? मैं सुकेतु हूँ, मुग्धा का दोस्त। खबर सुनकर मुग्धा परेशान हो गई थी, इसलिए मैं साथ आया हूँ। दुर्गेश ने सुकेतु का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। फिर मुग्धा की तरफ देखकर बोले, उन लोगों ने मुझे तुम्हारे विरुद्ध भड़का दिया था। उनका कहना था कि तुम्हारा शादी से पहले से ही सुकेतु के साथ संबंध था, इसलिए तुमने सौरभ को गायब करवा दिया। पर मैं क्या जानता था कि मेरे अपने ही विश्वासघाती हैं। मुग्धा भी उनके बगल में बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगी। मैंने रमा को देवी समझा था। मुझे लगता था कि उसने मेरी भूल को माफ कर सौरभ को अपना लिया है, लेकिन उसने तो मेरी भूल का बदला अपने पाप से लिया। अपनी बात कहते हुए दुर्गेश फपक कर रो पड़े। सुकेतु ने उन्हें समझाया कि वह कुछ देर आराम कर ले, लेकिन दुर्गेश नहीं माने। उन्होंने कहा कि जब तक वह सारी बात नहीं बता लेंगे उनके दिल को चैन नहीं मिलेगा। दुर्गेश उन लोगों को सौरभ की मौत का सच बताने लगे। अचला ने मुग्धा को जो कुछ बताया था उसमें दो बातें सच नहीं थीं। एक ये कि सौरभ के बारे में उसकी गुमशुदगी से पहले से जानती थी। दूसरा, रमा ने कभी भी सौरभ को दिल से नहीं अपनाया था। वह सौरभ में हमेशा अपने पति के धोखे को ही देखती थी। दुर्गेश का बिजनेस अच्छा चलने लगा था। रमा नहीं चाहती थी कि वह घर छोड़कर जाए और उसकी कोखजाई औलाद का हक मारा जाए। घर में रहते हुए रमा दुर्गेश की नजर में अच्छी बने रहना चाहती थी, अतः वह केवल सौरभ को अपनाने का दिखावा करती थी।
अल्पेश का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर वह भी अपने पिता के साथ बिजनेस में लग गया। सौरभ एक होनहार लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। सौरभ अपनी माँ और बड़े भाई अल्पेश की बहुत इज्जत करता था। उसे अपने जन्म के बारे में पता था। इसके बावजूद भी रमा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। इस बात के लिए उसके मन में रमा के लिए श्रद्धा का भाव था। उसकी सदैव यही कोशिश थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसकी माँ और बड़े भाई अल्पेश को उस पर गर्व महसूस हो। जब सौरभ ग्रेजुएशन के अंतिम साल में था, तब अल्पेश की शादी अचला से हुई। भाभी के आने से वह बहुत खुश था। देवर होने के नाते अचला से हंसी मजाक करता था, लेकिन अचला उसके हंसी मजाक को दूसरे ही रूप में लेती थी। अल्पेश की तुलना में सौरभ बहुत अधिक सुंदर व आकर्षक था। अचला उसकी इस खूबसूरती पर फिदा हो गई। पहले तो सौरभ उसकी मंशा को समझ नहीं पाया, लेकिन जब बात उसकी समझ में आई तो उसने अपने व्यवहार को बदल लिया। वह अचला से दूर रहने लगा। अपनी दाल न गलते देख अचला ने सीधे सीधे संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सौरभ ने दृढ़ता से मना कर दिया। सौरभ का ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। वह एमबीए करने के लिए बाहर चला गया था। उसे लगा इस वक्त में अचला को अपनी गलती समझ आ जाएगी। अचला ने सौरभ के इस बर्ताव को अपना अपमान माना। वह सौरभ से इस बात का बदला लेने का मौका ढूंढने लगी। जब सौरभ एमबीए करने गया था, तभी अचला को पता चल गया था कि सौरभ उसके ससुर की नाजायज संतान है। उसकी सास ऊपर से चाहे जो दिखाए, लेकिन वह सौरभ को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसने सौरभ को लेकर अपने पति का मन भी टटोल कर देखा। उसके ससुर हर बात में अल्पेश को कम करके आंकते थे। सौरभ की हर बात में सराहना करते थे। अतः अल्पेश के मन में भी सौरभ के लिए नफरत थी, जिसे वह भी अपने मन में छिपाए रखता था। अचला ने अपनी सास और पति के मन में सौरभ के लिए पल रही इसी नफरत को अपना हथियार बनाने का फैसला लिया। अपनी योजना के अनुसार वह अपने पति और सास को सौरभ के खिलाफ भड़काने लगी। उसका कहना था कि रमा ने तो उसे अपने बेटे से अधिक प्यार दिया। अल्पेश ने भी बड़े भाई की तरह सदा उसका साथ दिया, लेकिन सौरभ बड़ी चालाकी से ससुर को अपने पक्ष में कर सब कुछ हड़प लेना चाहता है। एमबीए करने के बाद जब सौरभ लौटा, तो अपने पिता के जोर देने पर वह भी बिजनेस में शामिल हो गया। अपनी योग्यता के दम पर उसने बिजनेस में अपनी अच्छी पैठ बना ली। दुर्गेश बिजनेस के फैसले लेने के लिए सौरभ पर ही यकीन करते थे। अक्सर वह अल्पेश को डांटते हुए कहते कि अपने छोटे भाई से सबक लो। इतने कम दिन में उसने बिजनेस की बारीकियां सीख ली, जबकि इतने सालों में तुम छोटे मोटे फैसले लेने के काबिल भी नहीं हो। सौरभ के बढ़ते कद से अल्पेश उससे और भी चिढ़ने लगा। अचला के भड़काने के बाद रमा को भी चिंता होने लगी कि कहीं सौरभ सब कुछ हड़प ना ले। वह जब सौरभ के कारण अल्पेश को परेशान देखती, तो उनके मन की जलन कई गुना बढ़ जाती थी। रमा, अल्पेश और अचला मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगे। दुर्गेश चाहते थे कि अब सौरभ भी घर बसा ले। उन्होंने सौरभ से पूछा तो उसने कहा कि जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करूंगा। दुर्गेश ने रमा से बात की। रमा को ये बात अच्छी नहीं लगी। यदि सौरभ की शादी हो जाती तो उसे रास्ते से हटाने में कठिनाई होती। उसने अल्पेश और अचला को सारी बात बताई। उन्हें भी ये ठीक नहीं लगा। उन लोगों ने दुर्गेश को समझाने की कोशिश की कि सौरभ की अभी उम्र ही क्या है, क्यों अभी से उसे गृहस्थी के झंझटों में फंसाया जाए। लेकिन दुर्गेश ने तय कर लिया कि सौरभ की शादी कराएंगे। कहानी सुनाते हुए दुर्गेश रुके। मुग्धा को देखकर बोले, तब मुझे क्या पता था कि उन लोगों की सोच क्या है। मैं रिश्ते ढूंढने लगा। रिश्ता तय करने से पहले सौरभ उन लोगों की राय मांगता। वो लोग कोई ना कोई नुक्स निकाल देते। जब तुम्हारा रिश्ता आया, तब भी उन लोगों ने बात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन सौरभ को तुम बहुत पसंद आई थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें हाँ करनी पड़ी। तभी जानकी कमरे में आई। उसने कहा कि मुग्धा और सुकेतु थक गए होंगे, पहले फ्रेश होकर कुछ खा लीजिए, फिर बात कीजिए। दुर्गेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुकेतु और मुग्धा फ्रेश होने चले गए। दोनों ही के मन में हलचल थी कि आखिर उन तीनों ने सौरभ के साथ क्या किया। खाने के बाद दुर्गेश ने कहानी आगे बढ़ाई। मुग्धा से शादी होने के बाद सौरभ बहुत खुश था, लेकिन वो तीनों लोग इसे अपनी हार मान रहे थे। मुग्धा के आ जाने के बाद सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें बहुत सोच समझकर चाल चलनी थी। इसी बीच एक और बात हो गई। पता चला कि ऑफिस में एक बड़ी रकम का घपला हुआ है। इसके पीछे अल्पेश था। अपनी जलन और हताशा में उसे सट्टे की आदत पड़ गई थी। सट्टे में मिली जीत जिंदगी में उसकी नाकामी के अवसाद को कम कर देती थी। अक्सर वह ऑफिस से पैसे लेकर दांव खेलता था। जीतने पर मुनाफा खुद रखकर बाकी रकम वापस कर देता था। अधिक मुनाफे की उम्मीद में उसने एक बड़ी रकम दांव पर लगाई थी,
लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, रकम डूब गई। बिजनेस की यही समस्या थी जिसके चलते सौरभ हनीमून पर नहीं जा सका था। सौरभ ने इस मामले की जांच की तो अल्पेश का नाम सामने आया। दुर्गेश बहुत नाराज हुए। उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने अल्पेश को बुरी तरह लताड़ दिया। इसके बाद तो अल्पेश किसी भी तरह सौरभ से बदला लेने की सोचने लगा। सट्टेबाजी की लत के चलते अल्पेश आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ लोगों के संपर्क में आया था। उनमें एक था शंभू सहाय। शंभू सुपारी लेकर लोगों की हत्या करने का काम करता था। अल्पेश उससे मिला और सौरभ की हत्या कराने के सिलसिले में उससे मिला। लेकिन इसी बीच सौरभ और मुग्धा 1 महीने के लिए हनीमून पर हिल स्टेशन चले गए। अल्पेश को ये सही अवसर लगा। उसने सोचा कि यदि वहां सौरभ के साथ कुछ होगा तो सारी बात मुग्धा पर आसानी से डाली जा सकती है। अल्पेश ने शंभू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वह चाहता था कि सौरभ उसकी आंखों के सामने दम तोड़े, इसलिए उसने शंभू से कहा कि वह सौरभ को अगवा कर यहाँ ले आए, लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि सौरभ को अगवा करते समय मुग्धा पास ना हो ताकि वह कोई गवाही न दे सके। शंभू हिल स्टेशन पहुंचकर सही मौके की राह देखने लगा। ये मौका उसे तब मिला जब सौरभ अकेला वॉक के लिए गया। सावधानी बरतने के बावजूद शंभू की सौरभ से बात करते हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई। उसमें भी शंभू की शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही थी। सौरभ की गुमशुदगी का केस इंस्पेक्टर कर्ण सिंह के पास था। उसने फुटेज में एक बात पकड़ ली। जो आदमी दिखाई दे रहा था उसके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कटी हुई थी। कर्ण सिंह एक काबिल ऑफिसर था। उसने जिस जगह से सौरभ गायब हुआ था वहां आसपास के घरों में पूछताछ की। एक 16 साल के लड़के ने बताया कि उस दिन उसने सौरभ को एक आदमी के साथ काले रंग की कार में बैठकर जाते देखा था। कर्ण सिंह ने अंदाजा लगाया कि वह आदमी सौरभ को अगवा करके ले गया होगा। देखा था कर्ण सिंह ने अंदाजा लगाया कि वह आदमी सौरभ को अगवा करके ले गया होगा। उसने पहले हिल स्टेशन पर ऐसे आदमी की खोज करने का प्रयास किया जिसके बाएं हाथ की उंगली कटी हो। वहां सफलता न मिलने पर कर्ण ने सौरभ के शहर में अपने मुखबिर को ये काम सौंपा। उन्होंने उसे शंभू के बारे में बता दिया। कर्ण ने शंभू को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। शंभू ने सारी बात बता दी। शंभू उस दिन सौरभ से मिला। उसे झूठी कहानी बताई कि कार में उसका दोस्त है जो बहुत बीमार है, वह चलकर उसकी मदद कर दे। सौरभ बात मानकर उसके साथ कार तक गया। उसने देखा कि पिछली सीट पर एक आदमी सीने पर हाथ रखे करा रहा है। जब वह उसे देखने के लिए कार के अंदर गया तब बीमारी का नाटक कर रहे आदमी ने उसे कुछ सुंघा दिया। सौरभ बेहोश हो गया। सौरभ को नींद की दवा का इंजेक्शन दिया गया जिसके कारण वह रास्ते भर सोता रहा। शहर में पहुंचकर शंभू ने अल्पेश को फोन किया। अल्पेश ने उसे सौरभ को लेकर अपने फार्म हाउस पर आने को कहा। वहां उसने खुद अपने हाथ से सौरभ को 4 गोलियां मारी। सौरभ की लाश को फार्म हाउस में ही दफना दिया गया। कर्ण सिंह जितना काबिल ऑफिसर था उतना ही शातिर भी था। उसने शंभू को दूसरे केस में जेल भेज दिया और उसके बयान के आधार पर अल्पेश को ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलने लगा। सौरभ को गायब हुए लगभग 3 साल हो गए थे। दुर्गेश का मन अब बिजनेस में नहीं लग रहा था। उन्होंने सब कुछ अल्पेश पर छोड़ दिया। सौरभ के केस में कोई सफलता न मिलने से परेशान रहे थे। उन्होंने ये केस क्राइम ब्रांच के सुपुर्द करवाने का प्रयास किया। अल्पेश ने इस काम में रोड़ा डालने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। केस नागेश राणा के अधीन आ गया। नागेश ने जब सौरभ के केस को स्टडी किया तो उसके अनुभव ने ये संकेत दिया कि सौरभ के गायब होने में किसी नजदीकी का हाथ है। उन्होंने सबसे पहले मुग्धा के बारे में पता किया लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने परिवार के अन्य लोगों के बारे में पता किया तो अल्पेश के बारे में जो पता चला वह केस को हल करने की चाबी साबित हुआ। ये पता चलते ही कि केस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर नागेश राणा के सुपुर्द हो गया है। कर्ण सिंह घबरा गया। उसने आखिरी किस्त के रूप में अल्पेश से एक बहुत बड़ी रकम मांग ली। उसने अल्पेश से कहा कि इसके बाद वह और पैसे नहीं लेगा, साथ ही नागेश राणा को गुमराह करने का प्रयास भी करेगा। रकम बहुत अधिक थी। अल्पेश उसका जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अचला को अपने मायके से मदद लाने के लिए भेजा था। वहीं मुग्धा उससे मिली थी। नागेश राणा को इस बात की सूचना मिली थी कि कर्ण सिंह अल्पेश से उसके फार्म हाउस पर मिलता रहता है। नागेश उसकी अगली मुलाकात की प्रतीक्षा में थे। जब अल्पेश रकम देने के लिए कर्ण सिंह से मिला तब नागेश ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। अल्पेश ने गुनाह कबूल कर लिया। उसके बताए गए स्थान से सौरभ का शव निकालकर डीएनए कराया गया।
सब सौरभ का था। रमा और अचला को भी सब पता था, अतः उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ जान लेने के बाद सुकेतु और मुग्धा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। कुछ समय तक सब शांत रहा। दुर्गेश बहुत दुखी थे। मुग्धा उन्हें समझाने लगी कि अब वह अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। वह बोले, क्या मिला उन लोगों को ये सब करके? खुद भी जेल में है, मेरी भी दुनिया उजड़ गई। मैं रमा का दोषी था, सौरभ तो निर्दोष था। सदा उसे मान सम्मान दिया, फिर उसे क्यों मारा? दुर्गेश रुके और मुग्धा के सर पर हाथ रख बोले, तुमने भी बहुत कुछ सहा है। अब सुकेतु के साथ नया जीवन शुरू करो, वह बहुत अच्छा इंसान है। सुकेतु और मुग्धा दोनों ने दुर्गेश के पैर छुए। उन्होंने दोनों को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।